Hello student, welcome to e-learning. I'm Alok in front of you with the fourth chapter of your second book, that is India's External Relations. India's external relations बाहर भारत के विदेशी देशों अर्थात ज़्यादातर अपने पड़ोसी देशों के साथ कैसे संबंध हैं, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल इस चैप्टर में मौजूद हैं. एंड नाउ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर. व्हाट इज फॉरेन पॉलिसी? फॉरेन पॉलिसी क्या है? विदेश नीति क्या है? फॉरेन पॉलिसी ऑफ अ नेशन रिफ्लेक्ट्स सिस्टमैटिक statement of national interest along with the interplay of domestic and external factors. फॉरेन पॉलिसी वो रिफ्लेक्शन है नेशन का, राष्ट्र को शो करता है, जिसमें उसके सारे सिस्टमैटिक स्टेटमेंट मौजूद हैं कि उसका किस किस इंटरेस्ट पर कैसे रिलेशन बने हैं, डोमेस्टिक वे में वो कैसे डील कर रहा है, एज वेल एज एक्सटर्नल फैक्टर्स के बेसिस पर उसकी डीलिंग कैसे है. इन विच कंटेक्स्ट इंडिया स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन द वर्ल्ड अफेयर एज इन इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट. भारत ने कब इंडिपेंडेंटली पार्टिसिपेट करना शुरू किया? When British government left the legacy of many international dispute, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पर काफ़ी सारे डिस्प्यूट्स छोड़ दिए. Priority to the poverty alleviations, यहाँ सबसे पहले priority दी गई poverty alleviations को, and pressure created by the partition, और partition के लिए काफ़ी pressure create किया गया. Why did India not sign nuclear non-proliferation treaty? भारत ने non-proliferation treaty पर साइन क्यों नहीं किया? Because India considered the NPT as discriminatory policy, क्योंकि भारत को लगता था कि ये NPT एक discriminatory policy है, to argue it to be used for peaceful purpose only, और जिसे वो peaceful purpose के लिए इस्तेमाल करना चाहता था केवल. What was Bandung Conference? Bandung Conference क्या है? Bandung Conference was held in 1955. ये conference 1955 इन इंडोनेशिया में हुआ एज एन एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस. इसमें अफ्रीकन एशियन नेशन सारे शामिल थे. तो लीड एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेम, जिसका मेन मोटो था कि नेम को कैसे एस्टैब्लिश किया जाए, एंड टू मार्क एंगेजमेंट ऑफ इंडिया विद अफ्रीकन एशियन नेशन. मिशन द आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. वो कौन सा आर्टिकल है जिसमें भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को बढ़ावा दिया जाता है? दैट इज आर्टिकल 51, जिसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को मेंशन किया गया है. हाउ डिड सीनो इंडियन कन्फ्लिक्ट अफेक्ट द अपोजिशन ऑल्सो? सीनो इंडियन कन्फ्लिक्ट ने किस तरीके से अपोजिशन को अफेक्ट किया? The Sino-Indian conflict affected the opposition as well. This and the growing rift between the China and the Soviet Union created reconcilable differences within the Communist Party of India (CPI). The pro-USSR factions remained within the CPI and moved towards the closer ties with the Congress. The other faction was the sometime closer to China and was against any ties with the Congress. The party split in 1964. ये पार्टी 1964 में स्प्लिट हुई, and the leader of the later faction, जो later faction के लीडर्स थे, formed the Communist Party of India, और उन्होंने Communist Party of India को फॉर्म किया मार्क्सिस्ट CPI-M को in the wake of the China War के दौरान. And many leaders of CPI, और बहुत सारे लीडर्स CPI के M के were arrested for being pro-China. Which two differences between India and China led to an army conflict in 1962? ऐसे कौन से differences थे भारत और चाइना के बीच में जिसमें 1962 का वॉर हुआ, आर्मी कन्फ्लिक्ट हुआ? The first one is serious conflict arose when China annexed Tibet. जब तिब्बत पर चाइना ने कब्जा कर लिया 1950 में, and removed the historical buffer, और जो ऐतिहासिक बफर था उसे रिमूव कर दिया गया बिटवीन टू नेशन, दोनों देशों के बीच में से. इंडिया डिड नॉट अपोज दिस ओपनली, और भारत खुलकर इसको अपोज नहीं कर पाया. अनदर बॉर्डर डिस्प्यूट अरोज व्हेन चाइना क्लेम्ड अक्साई चीन एरिया, और दूसरा डिस्प्यूट तब हुआ जब चाइना ने अक्साई चीन एरिया पर, नेपा पर अपना अधिकार जताना शुरू किया. मच ऑफ द स्टेट इन अरुणाचल प्रदेश, जिसका काफ़ी सारा हिस्सा अरुणाचल प्रदेश में मौजूद है, विद इन द इंडियन टेरिटरी, जो भारत की
टेरिटरी का एक हिस्सा है। हाईलाइट द कंट्रीब्यूशन मेड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू टू द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। भारतीय फॉरेन पॉलिसी के लिए मिस्टर जवाहरलाल नेहरू का क्या कंट्रीब्यूशन रहा? India's initiative for non-alignment for maintenance of mutual understanding and security। सबसे पहले भारत ने जोर दिया नॉन अलाइनमेंट पर और सिक्योरिटी के ऊपर। India has always maintained her dignity। भारत हमेशा से अपनी डिग्निटी के ऊपर an image of peace loving country रहा है by taking initiative to bring about equality, जो कि समानता पर आधारित है, and understanding among the nations। Example, to end Korean War in 1953, French rule in China, etc. Mention any four directive principles of state policy for the promotion of international peace and security। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के 4 वो पॉइंट्स क्या हैं? That is, the Article 51 of Indian Constitution deals with the directive principle। भारतीय संविधान के आर्टिकल 51 के अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को मेंशन किया गया है, जो प्रमोट करता है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को। फर्स्ट, प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशन, देशों के बीच में आदरण के आधार पर संबंध स्थापित करना। मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशंस एंड फॉस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशंस इन द डीलिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पीपल विद वन अनदर। एनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन, इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को सेटलमेंट के जरिए या आर्बिट्रेशन के जरिए सुलझाना। Highlight any 4 major objectives of Prime Minister Nehru's foreign policy। नेहरू की फॉरेन पॉलिसी के 4 ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? The first objective was to follow NAM। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था NAM को फॉलो करना। To join either the military blocks formed by USA and Soviet Union। कोई सा भी ब्लॉक से दूर रहना, चाहे वो USA के द्वारा हो या फिर सोवियत यूनियन के द्वारा हो। To promote rapid economic development, लगातार इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। एंड मेंटेन कॉर्डियल रिलेशंस विद द अदर नेशन, और दूसरे देशों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करना। टू परफेक्ट द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को परफेक्टली मेंटेन करके रखना। टू प्रिजर्व सवर्जिनिटी ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो रिस्पेक्टिंग अदर सवर्जिनिटी, अपनी सवर्जिनिटी को प्रिजर्व करना और दूसरों की सवर्जिनिटी की को रिस्पेक्ट करना। What was Afro-Asian Unity? Afro-Asian Unity क्या है? Bandung Conference was held in 1955। Bandung Conference 1955 में हुआ इंडोनेशिया के अंदर as an Afro-Asian Conference to lead an establishment of NAM, जिसका मेन मोटो था NAM को establish करना to mark the engagement of India with African and Asian nation, ताकि भारत के संबंध अफ्रीका और एशियन नेशंस के साथ और सुधरे as an Afro-Asian unity, और इस एकता को बढ़ावा मिले। Why did India oppose the international treaties on nuclear non-proliferation? India felt that these treaties proved the monopoly of 5 nuclear weapons। भारत को लगता है कि ये एक मोनोपोली है जो 5 न्यूक्लियर वेपन्स पावर्स ने बना रखा है, only to applicable to only the non-nuclear power, जो वो non-nuclear powers के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। India opposed the indefinite extensions of NPT in 1995 and refused to sign even CTBT। यहाँ तक कि भारत ने CTBT पर भी साइन करने से इनकार करा। In the post-Cold War era, what is the nature of India's foreign policy? Post-Cold War era के दौरान भारत की फॉरेन पॉलिसी क्या थी, उसका नेचर क्या था? In the terms of shifting alliances in the world politics, जब दुनिया अलायंसेस में कन्वर्ट होती चली जा रही थी। In the post-Cold War era, India's foreign policy had shifted to more pro-US stance with the disintegration of USSR। USSR की disintegration होने के बाद US की तरफ देशों का झुकाव होता जा रहा था। At present, Indian foreign policy rather more emphasizing on economic interests, और आज at present हमारे जो जितना एम्फेसाइज है वो सब इकोनॉमिक इंटरेस्ट पर है इन प्लेस ऑफ मिलिट्री की जगह। इवन इंडो पाक रिलेशन हैव आल्सो विटनेस्ड मेनी न्यू डेवलपमेंट। इस इंडो पाक रिलेशन से भी हमने कई नए डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया है।
Efforts are being made to resort नॉर्मल रिलेशन, ज़्यादातर जोर दिया जा रहा है कि नॉर्मल रिलेशंस हो विद अदर कंट्रीज, दूसरे देशों के साथ, थ्रू द कल्चरल एक्सचेंज, सांस्कृतिक अदला बदली के जरिए. Explain India's nuclear policy, or explain any 4 important features of Indian nuclear policy. India advocate no first use and reiterates India's commitment to global, verifiable or non-discriminatory nuclear disarmament, alluding to a nuclear weapon free world. भारत पहले कभी भी यूज नहीं करेगा इस न्यूक्लियर पावर को, और इसके साथ साथ उसने नॉन डिस्क्रिमिनेटरी न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट को भी बढ़ावा दिया है. एंड पंडित नेहरू ऑलवेज प्रमोटेड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सो बिल्ट अ मॉडर्न इंडिया. और पंडित नेहरू ने हमेशा से साइंस और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया टू बिल्ड अ मॉडर्न इंडिया, ताकि एक आधुनिक भारत का निर्माण किया जा सके. इनिशिएटेड न्यूक्लियर प्रोग्राम, और इसी के तहत न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को बढ़ावा दिया गया इन 1940 अंडर द गाइडेंस ऑफ होमी जे भाभा. इंडिया वॉज अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन्स, भारत न्यूक्लियर वेपन्स के अगेंस्ट है. हैंस प्लीडेड मैनी न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट विद सुपर पावर्स, और वो काफ़ी हद तक डिसआर्मामेंट्स पर जोर दे रहा है विद सुपर पावर्स. एंड इंडिया ऑलवेज कंसिडर्ड एनपीटी एज डिस्क्रिमिनेटरी, और भारत हमेशा एनपीटी को डिस्क्रिमिनेटरी समझता है एंड रिफ्यूज टू साइन ऑन इट, और वो उसे रिफ्यूज करता है साइन करने पर. इवन इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट in May 1974 was termed as a peaceful explosion. भारत का पहला टेस्ट भी शांतिपूर्ण था, जो कि मई 1974 में हुआ. एंड इंडिया आर्ग्यू टू यूज न्यूक्लियर पावर फॉर पीसफुल पर्पस ओनली, क्योंकि भारत कहता है कि वो इस न्यूक्लियर पावर को शांतिपूर्ण पर्पस के लिए इस्तेमाल करेगा. डिस्क्राइब एनी 4 इश्यूज ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना. वो ऐसे कौन से 4 इश्यूज हैं जो कन्फ्लिक्ट का जरिया है, मतभेद का जरिया है भारत और चाइना के बीच में. पहला, सीरियस कन्फ्लिक्ट अरोज व्हेन चाइना एनेक्स तिब्बत. सबसे पहले कन्फ्लिक्ट तब उठा जब तिब्बत के ऊपर चाइना ने अपना कब्जा कायम किया 1950 में. एंड रिमूवल अ हिस्टोरिकल बफर, और जो ऐतिहासिक तर्ज जो बफर था तिब्बत, वो उसे रिमूव कर दिया गया, और भारत इसका खुलकर अपोज नहीं कर पाया. India grew uneasy when China began to suppress Tibetan culture. भारत अपने आप को तब भी असहाय महसूस करने लगा जब चाइना तिब्बतन कल्चर को सप्रेस करने लगा. Another border dispute arose when China claimed Aksai Chin area. दूसरा कन्फ्लिक्ट तब अरोज हुआ जब अक्साई चीन एरिया पर नेफा के ऊपर चीन ने अपना कब्जा जताया, जिसका ज़्यादातर हिस्सा अरुणाचल प्रदेश का है, जो कि भारत की टेरिटरीज का हिस्सा है. एंड डिस्पाइट लॉन्ग टर्म कॉरेस्पॉन्डेंस, लंबी कॉरेस्पॉन्डेंस के बावजूद भी एंड डिस्कशंस के बाद भी, दीज इशू हैव नॉट बीन रिजॉल्व, इनको अभी तक सॉल्व नहीं किया गया है, इवन बाय टॉप लीडर्स ऑफ द कंट्री. Hence, India had to indulge in the conflict, और इसलिए भारत इस conflict में उलझा हुआ है. Describe any 2 major issues of conflict between India and Pakistan. भारत और पाकिस्तान के बीच में 2 ऐसे कौन से इशू हैं जिनके बीच में दोनों के बीच conflict चल रहा है, जिसने 1971 के वॉर को बढ़ावा दिया. A serious armed struggle arose between India and Pakistan in December 1971. when Pakistan attacked on Punjab and Rajasthan. सबसे पहला अटैक, सीरियस अटैक हुआ 1971 में, जब पंजाब और राजस्थान के ऊपर पाकिस्तान ने हमला किया. इन टर्न इंडिया हैड टू रिटेल्ड अ वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान, और इसके बदले में भारत को युद्ध करना पड़ा पाकिस्तान से. इंडिया हैड टू बियर 80 लाख रेफ्यूजीज, 80 लाख रेफ्यूजी हु फ्लड फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान, जो ईस्ट पाकिस्तान से भारत आए थे, to take shelter in India. Hence, India had to extend moral and material support to freedom struggle in Bangladesh. और इसीलिए भारत ने मोरल सपोर्ट प्रोवाइड किया बांग्लादेश को, उसको आज़ाद होने के लिए पाकिस्तान से, अगेंस्ट पाकिस्तान. What was तिब्बत इशू? तिब्बत इशू क्या है and how did it cause tensions between India and China? और किस वजह से इंडिया और चाइना के बीच में इसने टेंशन बिल्ड किया. फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, काफ़ी शुरुआत से ऑफ इंडिपेंडेंस टाइम टू टाइम, चाइना हैज़ क्लेम्ड इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर तिब्बत.
चाइना ने अपना एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल तिब्बत पर कायम करके रखा। इन 1950 चाइना टुक ओवर कंट्रोल ऑफ तिब्बत और 1950 में पूरी तरीके से उसने अपना कब्जा कर लिया। लार्ज सेक्शन ऑफ तिब्बतन पॉपुलेशन अपोज दिस, और तिब्बत के बहुत बड़ा जो सेक्शन है लोगों का, वो इसका पॉपुलेशन का वो अपोज करते हैं to this takeover, इस टेकओवर का। In 1958 there was an armed uprising, और 1958 में सशस्त्र विद्रोह भी हुआ इन तिब्बत अगेंस्ट चाइना, चाइना के विरोध में, China's occupations. India supported the cause of Tibetan which was bitterly objected by China. भारत ने जब इसे सपोर्ट किया तो चाइना ने इसका विरोध किया। Even India has granted assembly to दलाई लामा and a large number of Tibetan. यहाँ तक कि भारत ने दलाई लामा को भारत के अंदर शरण भी दी। Access any four principle of India's foreign policy. भारत की फॉरेन पॉलिसी के 4 पॉइंट्स, that is Panchashil, non-alignment, mutual benefits and equality, mutual non-aggression, non-intervention in each other international affair to maintain international peace and understanding. So Indian foreign policy based है principles पर पंचशील के, which is derived from the 2 words, जो 2 words से बना है, पंच which means 5 and शील means a code of conduct for peaceful coexistence, ताकि हम शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के जरिए रह सकें, that is पंचशील। This is a video of your 4th chapter. If you like it, press the like button and subscribe the channel. Thank you.